Good morning and welcome all of you. This is Rahul with you. I'm going to discuss noun through questions today. As it is displayed on the screen, the comprehensive studies of noun through questions. My objective is to take you through 100 or plus questions of noun, which are very important for examination. And I'll be discussing that all these questions with explanation. And I'm damn sure you'll understand, you'll enjoy the session. And if you like it, kindly share and let others also benefited. uh, what exactly my objective is to discuss almost all the questions through all the chapters through the questions initially, but later on when I'll have board and many other tools, so मैं आपको चैप्टर्स ही पढ़ाता चलूँगा, है ना। जो दिक्कतें होगी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि सर इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, इसको और भी बेहतर कर सकते थे हम। तो योर सजेशन इज़ एक्सेप्टेड एंड आई विल डेफिनेटली इंटरटेन दैट। एंड मेरी कोशिश होगी कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन से। आइए। सो द क्वेश्चन यू सी, आई हैव 11 डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नाउन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चन इधर उधर ना हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ले चुके होंगे। आइए मैं बताऊं आपको कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है आई एम लुकिंग फॉर अ लेडी टेलर टू स्टिच अ ड्रेस फॉर माई डॉटर। ठीक है। अब जनरल केस में ऐसा होता ना कि हम लेडी बोलते हैं, ऐसे आपने देखा होगा लेडी सीट लिखा होता है, ठीक है, तो लेडी बोलते हैं, है ना। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार अगर हम चले, अगर नाउन के एप्लीकेशन के अनुसार हम अगर हम बात करें ना, तो लेडी एक ऐसा वर्ड है जो जेंडर को इंडिकेट करता है, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया करते हैं, किसी भी वस्तु के लिए किया करते हैं, ये किसी आदमी के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो भाई अगर हमने लिखा लेडी टेलर, टेलर खुद में एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन अगर हम बनाते हैं ना तो बनेगा टेलरिस। सो लेडी टेलर शुड बी रिप्लेस्ड एंड वी शुड राइट देयर टेलरिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेडी टेलर नाम का कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, उसके जगह पे टेलरस का यूज़ होता है ना। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो है ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिखा ही वॉज एडवाइज, उससे एडवाइस किया गया था कि आप 2 स्पून्स फुल मेडिसिन लीजिए, है ना, एक दिन में 2 बार। दिमाग में एकदम डाल लेना है, एकदम खोपड़ी में डाल लीजिए, दिमाग में एकदम डाल लीजिए। क्या करना है कि जब भी कोई वर्ड है जो ये बताना चाहता है कि स्पून फुल है, कप फुल है, माउथ फुल है, हैंड फुल है, तो भाई एक खुद में ही एक वर्ड है, ठीक है। और जब भी ऐसा कोई वर्ड आपके सामने आता है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म हम बनाते हैं ना, वो फुल के बाद ऐड होता है। इसका ये मतलब हुआ कि स्पून फुल का प्लूरल फॉर्म होगा स्पून फुल्स, कप फुल का प्लूरल फॉर्म होगा कप फुल्स, हैंडफुल का प्लूरल फॉर्म होगा हैंडफुल्स। मतलब आपको समझ में आ रही होगी बात। आई इंजॉय 2 कप्स फुल ऑफ टी एवरी डे इज ए रॉन्ग सेंटेंस, एक गलत सेंटेंस है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, आई इंजॉय 2 कपफुल्स ऑफ टी एवरी डे। गॉट इट। तो मतलब ये हुआ कि प्लूरल बनाने के लिए किसी भी वर्ड के जब लास्ट में फुल लिखा हो, जो नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर वो नाउन है तो भाई उसके बाद हम एस का एप्लीकेशन करते हैं ताकि वो प्लूरल फॉर्म में बने। समझ में आ गई बात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। राइट। इन इंग्लिश लैंग्वेज हम सराउंडिंग का यूज़ नहीं करते हैं। सराउंडिंग इज़ अ वर्ब, सराउंडिंग इज़ अ वर्ब, बट सराउंडिंग्स इज़ अ नाउन। और हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स की, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन होना
चाहिए और नाउन होता है, इसलिए ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी होना चाहिए था। मतलब सराउंडिंग अगर लिखा होगा तो गलत है, वी नीड टू राइट इट सराउंडिंग्स। चलिए, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कि वन शुड नॉट पुट हिज साइन ऑन एनी पेपर दैट वन हैज़ नॉट रीड। हमें किसी भी आदमी को साइन नहीं करना चाहिए किसी पेपर पे जो उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन होंगे, कितने एरर हो सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे 2 एरर लग रहे हैं। पहला एरर जो हम देख रहे हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा है 1। अगर हमारा सब्जेक्ट 1 होगा तो उसका पॉजेसिव केस भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब जो हिज लिखा है ना, हिज के जगह पे होना चाहिए था वंस, राइट। और जब मैं वंस लिखूंगा तो साइन के जगह लिखना होगा सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि साइन इज अ वर्ब एंड सिग्नेचर इज अ नाउन। और हम जो वंस लिखेंगे तो वंस होगा वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद आने वाले वर्ड को नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो भाई वंस सिग्नेचर इज द करेक्ट आंसर दैट शुड बी पुट इन द क्वेश्चन, राइट। सो करेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा वंस सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट वन हैज़ नॉट रीड, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इवन आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन द कमिटी कुडंट कम टू फाइनल कंक्लूजन। इंग्लिश हैज़ गॉट अ नंबर ऑफ सुपरफ्लुअस यूजेस, especially when you speak English you have a number of application, a number of word that we use day to day basis, and we use superfluous like for cousin brother, cousin sister, return back, and many more examples are there which are called to be superfluous. So here in the 5th question we also have a superfluous question. When you speak final or conclusion, you itself talk about, you are talking about something concluding, right? So if something is concluding, it means you need not to use final and conclusion together, so you have to use one of them, right? So couldn't come to a conclusion is the correct answer. So conclusion के साथ final का application करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है, प्लीज़ गिव मी द बाइनोकुलर, आई वांट टू लुक एट द हिल्स, राइट। अब बाइनोकुलर नाम का कोई वर्ड नहीं होता भाई, बाइनोकुलर्स होता है। क्या ऐड करना है? एस ऐड करना होगा बाइनोकुलर में, ताकि हम उसका वर्ड, उस वर्ड को करेक्टिफाई कर सके। और बाइनोकुलर के जगह पे हम बाइनोकुलर्स लिखेंगे ताकि वो सही हो सके। तो भाई बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। मुझे दूरबीन चाहिए, है ना, जो जिससे मैं हिल्स तक देख सकूं, है ना, हिल को देख सकूं। अच्छा आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में है, गांधी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर्स। व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर इज देयर, लेट्स ट्राई। कहता है गांधी जी ने वर्क किया था पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। एक रूल है, कहता है कि जब भी आप आर्टिकल द का यूज किसी एडजेक्टिव के पहले करते हैं, है ना, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, रिच, पुअर, है ना, डीफ, अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। इफ यू यूज आर्टिकल द बिफोर एन एडजेक्टिव, इट टॉक्स अबाउट द इंटायर कैटेगरी, ये पूरे कैटेगरी की बात करता है, और ये प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है। और इसका मतलब होता है पूरी जाति, उससे रिलेटेड सारे लोग। द पुअर लिखने का मतलब ही होता है सारे गरीब लोग, है ना। तो भाई किसी भी नाउन का हम प्लूरल फॉर्म बना पाते हैं, नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, बॉय का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। वी कैन नॉट यूज, है ना, एस और प्लूरल, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ इंटेलिजेंट, right? Because intelligent is an adjective. Adjective is not used into plural form. We use plural, we make plural of only nouns. So here poor is an adjective. We cannot use s to the adjective, because अगर ऐसा करेंगे तो गलती होगी और गलत हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो हम करेक्ट करेंगे द पुअर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, द कैटल इन द ग्रेजिंग ग्राउंड वॉज टेरिफाइड, वाह, टू हियर the roar of a lion which appeared to be wild with anger, ठीक है। cattle, people, public, a number of words are, these words are collective in term. ये अकेले बनने वाले वर्ड नहीं है, इनमें कुछ लोगों का एप्लीकेशन है, कुछ लोग और आएंगे तभी बनेगा ये, राइट। cattle does not mean one animal, it means collection of animal,
एनिमल्स। सो अगर हम कैटल की बात करते हैं तो फिर वॉल्स के जगह पे वर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन एनिमल। सो लिखना होगा मुझे द कैटल इन द ग्रेजिंग ग्राउंड वर टेरिफाइड, है ना, डर गए। ठीक है, चलिए 9 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन है हाउस आफ्टर हाउसेज वर सेट ऑन फायर। यहाँ पे एक रूल आता है कि जब भी आपके पास दो सेम नाउन लिखे हों और वो दोनों सेम नाउन प्रीपोजिशन से एडेड हों, तो दोनों सेम नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हाउस आफ्टर हाउस के बाद मुझे वॉज लिखना पड़ेगा, हाउसेज इज इनकरेक्ट। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उस तरह से लिख सकता हूँ मैं, हाउस आफ्टर हाउस, टाउन आफ्टर टाउन, सिटी आफ्टर सिटी, country after country, boy with boy, and other many examples are there, right, where अगर हमारा preposition है उससे दो सेम वर्ड ऐड हो रहे हों, दोनों सेम वर्ड हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ ओके टू यू। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग। चलिए एक रूल यहाँ पे आता है, जब भी वेनेवर आपके पास दो वर्ड है जो हाइफन से लिखा हुआ है, हाइफन मतलब बीच में हाइफन दे दिया, जैसे 2 और माइल्स के बीच में एक हाइफन दिखा हुआ है, तो जब हाइफिनेटेड वर्ड्स होते हैं ना, हाइफिनेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। कौन से फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। सो हमें आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 mile रेस टुमारो मॉर्निंग लिखना होगा, क्योंकि लिखा हुआ सेंटेंस हमारा गलत है। अगर हाइफिनेटेड होगा तो नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा। आई होप इट इज़ क्लियर एंड अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए हम आते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है शी नोज इट वेल दैट हर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन माई एडवाइस बट ऑन somebody else। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना ये चाहेंगे कि जो लास्ट क्वेश्चन हमारे 11th नंबर का है उसमें somebody else जो लिखा हुआ है, ठीक है, हमें लिखना था कि उसका सक्सेस उस पर सिर्फ मेरे एडवाइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसी और के भी एडवाइस पे डिपेंड करता है। किसी और के नहीं, somebody else का मतलब होता है किसी और, कोई और, ठीक है, नहीं कोई और का लिखना होगा, मतलब अपॉस्ट्रोफी एस इज मिसिंग। तो जब भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि somebody, everybody, someone, everyone, nobody, no one, इस तरह का कोई भी अगर वर्ड है उसके साथ else लिखा हो तो भाई अपॉस्ट्रोफीज हमें सबसे लास्ट में लिखना होता है, मतलब else के बाद ऐड करना होता है। तो अगर हम करेक्शन की बात करें तो सेंटेंस का करेक्शन होगा somebody else's, somebody else's। अगर nobody होता तो nobody else's, अगर nobody else होता तो क्या होता? nobody else's होता। इस तरह से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊँगा और स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन आई विल कम विथ न्यू वीडियोस ऑन बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, for those students who are preparing for examination and they're looking for especially banking examination. I'll make another video, and meanwhile you keep watching this sort of video I'm uploading and get yourself benefited. Thank you.